हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1। और आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 10 है और आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर 4 पढ़ेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 को गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से पढ़ते हैं तो गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा। पूरे सिलेबस के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी, हर एक लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और हर एक यूनिट के आपको वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलेंगे। और ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर। कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहां पर समझ लेते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के अंदर हम पढ़ क्या रहे हैं। तो देखिए, यूनिट नंबर 1 के अंदर अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हम कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, या हम इसको यह भी कह सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। बात एक ही है। इसका मतलब हम ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं जिनके कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बात समझ में आ रही? देखिए, स्टार्टिंग की 3 यूनिट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम वहां पर दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, एक तो सीएफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल। सीएफ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल 4 केस होते हैं और चारों केस को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और सीएफ को हम हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेट भी कर रहे हैं। और पीआई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल 6 केस हैं जो हम पढ़ेंगे। 6 में से 4 हमारे कंप्लीट, 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा केस नंबर 4 है। तो आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर 4 पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर केस नंबर 4 में हम क्या करते हैं और केस नंबर 4 में हमारी क्यू की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है पीआई इक्वल टू 1/fd इंटू क्यू। और यहां पर जो ये एफ डी आप अच्छे से जानते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड होती है, वाई का कोफिशिएंट है ना। और जो क्यू है यहां पर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड है। क्या है? राइट हैंड साइड। इस क्यू की वैल्यू के ऊपर ही हमारा केस डिपेंड करता है। जैसे जैसे क्यू वेरी करता है हमारा केस चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही? देखो, अभी तक हम 3 केस पढ़ चुके। जब हमने केस नंबर 1 पढ़ा था तो वहां पर हमारे पास क्यू था e की पावर में ax। क्या था? e की पावर में ax। बात समझ में आ रही? और इस केस में हम करते क्या थे? इस केस में हम d के प्लेस पर a पुट करते थे। बोलो, बात समझ में आ गई ना? सेकंड केस में क्या था? सेकंड केस में जो q था या तो वो साइन ax की फॉर्म में था या फिर वो cos ax की फॉर्म में था, है ना। ये दो फॉर्म थी, या तो sin ax या cos ax। और इस क्वेश्चन में, इस केस में हम d स्क्वायर की जगह पर -a स्क्वायर पुट करते थे। बोले, बात समझ में आ गई? ये केस 1 था, ये केस 2 था। और अगर मैं केस 3 की बात करूं तो केस 3 में जो हमारा q होता है, q ये x की पावर n, या हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। बात समझ में आ गई? और इस केस में, इस केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, 4 फॉर्मूले थे, मैंने आपको लिखवा रखे हैं। उनमें से किसी भी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते थे। तो सबसे पहले हम करते क्या थे, हमारे पास जो फंक्शन होता था उस फंक्शन को हम कन्वर्ट करते थे बाइनोमियल फॉर्म के फॉर्मूले की फॉर्म में।
बात समझ में आ रही? ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए आज का जो हमारा केस है ना, केस नंबर 4, केस नंबर 4, आज के केस में हमें कुछ भी नया नहीं करना है। अगर आपको स्टार्टिंग के तीनों केस आते हैं, अगर आपको स्टार्टिंग के तीनों केस आते हैं तो मान के चलिए कि आपको आज के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको केस नंबर 4 भी आता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केस नंबर 4 में केवल स्टेप नंबर 1 चेंज होगा, उसके आगे के सारे स्टेप वही होंगे जो केस 2 और केस 3 में होते थे। बात समझ में आ रही? या मैं सीधे सीधे अगर यहां पर बात करूं तो हमारा जो केस नंबर 4 है, ये केस एक स्टेप के बाद या तो केस नंबर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर केस नंबर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो केस नंबर 4 एक स्टेप के बाद या तो केस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा या केस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है वो केस 2 या केस 3 के अकॉर्डिंग ही करना है जिसमें कन्वर्ट हो जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? तो अगर आपने केस नंबर 1, 2, 3 तीनों पढ़ लिए, तीनों के क्वेश्चन आपने अगर सॉल्व कर लिए हैं तो आज के केस में कुछ भी आपके लिए नया नहीं है। अब जरा ध्यान से समझिए कैसे। देखो केस नंबर 4 में क्या होगा, केस नंबर 4 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, मतलब Q की वैल्यू क्या होगी, e की पावर ax इंटू एफ एक्स। मतलब एक तो e की पावर ax होगा और साथ में कोई x का फंक्शन होगा। देखो ध्यान देना, केस नंबर 1 में e की पावर ax था, इसके साथ में कोई x का फंक्शन नहीं था, लेकिन यहां पर इसके साथ में मल्टीप्लाई में x का फंक्शन होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? इसके साथ में मल्टीप्लाई में x का फंक्शन होगा, और ये जो fx है, ये fx या तो sin x और cos ax की फॉर्म में होगा या फिर पॉलिनोमियल और x की पावर n की फॉर्म में होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर जो fx है वो या तो ये होगा या फिर ये होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ गई? अब देखो आगे करना क्या है। पहला स्टेप बस चेंज होगा। सबसे पहले तो ये हमारा पीआई का फॉर्मूला होता है, तो इसमें हम क्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे। क्यू की वैल्यू पुट करने के बाद अब देखो ये स्टेप बस एक नया है, उसके आगे सारे स्टेप हमारे केस 2 या केस 3 के ही होंगे। अब आगे देखो जरा क्या करना है, ध्यान दीजिएगा ना। देखो यहां पर हमने लिख दिया, अब यहां पर जो ये e की पावर ax है, इस e की पावर ax को हम बाहर निकाल सकते हैं। मतलब बाहर निकालने का मतलब है इस 1/fd के लेफ्ट में कर सकते हैं। देखो अगर e की पावर ax बाहर आ गया तो फिर तो ये मतलब 1/fd से अगर ये बाहर आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया, तो उसके बाद हमें सिर्फ क्वेश्चन को इसके लिए सॉल्व करना होगा, fx के लिए, सिर्फ fx के लिए। तो इसको हम इधर ला सकते हैं। अब ध्यान देना यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप e की पावर ax को लेफ्ट में ला रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, रिप्लेस d बाई डी प्लस ए। मतलब यहां पर जो d है, जो fd है, d का जो फंक्शन है, इसमें आपको क्या करना होगा, जहां जहां पर d आ रहा है, जहां जहां पर d आ रहा है, आपको d के प्लेस पर d प्लस ए पुट करना होगा। देखो यहां पर d की जगह पर d प्लस ए पुट कर देंगे और e की पावर ax को बाहर निकाल देंगे, लेफ्ट में ले आएंगे। देखो लिखा आगे, एंड टेक e की पावर ax टू द लेफ्ट। देखो यहां पर लिखा हुआ नीचे, ध्यान दो, ये बन जाएगा आपका। तो जब आप e की पावर ax को लेफ्ट में लाओगे तो आपको करना क्या होगा, आपको d की जगह पर d प्लस ए पुट करना होगा। मतलब अब आपका पूरा फंक्शन d प्लस ए का हो जाएगा। जहां पर d आ रहा है वहां पर d प्लस ए पुट करेंगे, और ऐसा करने के बाद आपको मिलेगा ये। अब देखो e की पावर ax तो बाहर आ गया, अब इसका कोई रोल नहीं है, ये लास्ट तक ऐसे ही रहेगा। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसके लिए। अब सीधी सी बात है, यहां पर fx की जगह या तो ये होगा या फिर ये होगा। अगर fx की जगह ये हुआ तो केस 2 अप्लाई होगा, और अगर fx की जगह ये हुआ तो केस 3 अप्लाई होगा। मतलब नाउ इट मे बी केस 2 और केस 3। अब ये क्वेश्चन हमारा केस 2 या केस 3 के क्वेश्चन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको केस नंबर 1, 2, 3 आते हैं, मतलब केस 2 और 3 अगर आपको आते हैं, तो केस नंबर 4 को करने में आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर कुछ भी नया नहीं है।
एक स्टेप के बाद आपका केस 4 का क्वेश्चन केस 3 और केस 2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और पहला स्टेप देखो कितना आसान है भाई, कुछ करना ही नहीं है, इसको इधर लाना है और डी की जगह पर डी प्लस ए पुट करना है, बस इतना काम आपको करना है और आपका क्वेश्चन केस 2 और केस 3 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है? चलिए अगर समझ में आ गई है तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आप आज के लेक्चर से पहले तीनों केस पढ़ लेना, उसके बाद आज के केस में आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा और इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में है ना 2024 में जून में पूछा गया है 7 मार्क्स में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये e की पावर ax है और इसके साथ में एक fx है, x का फंक्शन, और देखो जो x का फंक्शन है वो sin ax की फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, केस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 8 तो कांस्टेंट है, 8 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 इंटू वाई इज इक्वल टू 8 e की पावर में 3x और साइन 2x। और इसके जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया है डीपीपी में, है ना, सेम है बिल्कुल इसके जैसा ही। तो ध्यान दीजिएगा जैसे इसको करेंगे ऐसे ही उसको भी करेंगे, बस वहां पर साइन 4x है और साथ में एक टर्म और है 2 की पावर x। तो मैं आपको बताऊंगा 2 की पावर x में आपको क्या करना होगा। चलिए ये तो हमारा क्वेश्चन है, मैंने कॉपी कर दिया। अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, नाउ सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका CF कैलकुलेट करते हैं। भाई ये तो हम PI कैलकुलेट करेंगे तब की बात है ना, जब e की पावर 3x को हम लेफ्ट में लाएंगे, तो ये तब हम PI कैलकुलेट करेंगे तब की बात है। अभी तो फिलहाल हम CF कैलकुलेट कर रहे हैं पहले। तो CF के लिए हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। देखो अगर आपको CF कैलकुलेट करना आता है तो यूनिट नंबर 1 के अंदर ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में आपको CF कैलकुलेट करना होगा, जितने भी क्वेश्चन है। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो यूनिट नंबर 1 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन में आपको CF कैलकुलेट करना होगा। और CF को कैलकुलेट करने के हमारे 4 केस होते हैं और चारों केस हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और हर एक क्वेश्चन में हम CF को कैलकुलेट कर भी रहे हैं। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, y का जो कोफिशिएंट होता है यही हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट कर दें तो इक्वल टू में 0। बोलो बात समझ में आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, d की जगह पर m पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 13। कुछ नहीं करना, जहां पर d है वहां पर m पुट कर दो, है ना, तो हमारी इक्वेशन जो है वो m में आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर m की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बोलो बात समझ में आ रही है। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो आसान रहेगा। किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रूट्स इमेजिनरी है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना ज्यादा आसान रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर देखते ही कैसे समझ में आएगा कि इमेजिनरी है या नहीं है। तो देखो आपको अच्छे से मालूम है, आपको फॉर्मूला मालूम है बी स्क्वायर माइनस 4ac का। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम है तो रूट्स हमेशा इमेजिनरी होते हैं और ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। देखो यहां पर b कितना -6, तो अगर मैं यहां पर -6 का स्क्वायर करूं और फिर करूं मैं माइनस का 4ac, देखो a यहां पर 1 है, c यहां पर 13 है, तो 4 इंटू 13 आ जाएगा। तो मुझे बताओ क्या ये लेस देन 0 है। देखो ये 36 आएगा और ये 52 आएगा और लेस देन 0। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये बचेगा 16, तो सीधी सी बात है -16, तो -16 तो लेस देन 0 ही है ना। इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो आप एक बार चेक कर लेना कि रूट्स इमेजिनरी है या रियल है। अगर रियल है तो आप कैलकुलेटर से निकाल लेना और अगर इमेजिनरी है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, ज्यादा इजी रहेगा। चलिए अब मैं यहां पर
बाकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप रियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देता हूं। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ए क्या होता है, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट। भाई यहां पर एम जो है वो एक्स का काम कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा और एक्स का कोफिशिएंट बी होगा और ये कांस्टेंट टर्म सी होगी। तो यहां पर वैल्यू को पुट कर देता हूं मैं। तो देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, बी कितना है यहां पर -6, एक माइनस फॉर्मूले का एक माइनस इसका, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी कितना -6 स्क्वायर हो जाएगा तो 36 माइनस 4ac मतलब 52 डिवाइडेड बाई 2a, ए कितना है 1। तो यहां से अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए कितना आएगा, m इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, देखो यहां पर अंडर रूट में -16 बचेगा, अंडर रूट में -16 अपॉन में 2। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर अंडर रूट में -16 है तो 16 का रूट कितना होता है 4, और -1 के लिए क्या लिखते हैं आयोटा, अंडर रूट ऑफ -1 कितना होता है आयोटा, और 16 का कितना हो गया 4, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा, 4 आयोटा। तो यहां पर अब मैं आगे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा ना, इसके आगे देखिए क्या आएगा। तो यहां से हमारे पास m इक्वल टू आ गया 6 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। अब देखो अगर मैं ऊपर से 2 को कॉमन ले लूं तो यहां 3 बचेगा और यहां 2 बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से फाइनली मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस 2 आयोटा, ये हमारे पास आ रहा है m। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे CF। तो सबसे पहले मैं CF का फॉर्मूला लिख लेता हूं। देखिए CF सीधी सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो हमें एक पेयर इमेजिनरी रूट्स का मिला है। तो जब हमें एक पेयर मिलता है इमेजिनरी रूट्स का, तो हमारा CF का फॉर्मूला होता है e की पावर में अल्फा x ब्रैकेट C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहां पर अल्फा क्या है 3 और बीटा क्या है 2, बस यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास CF आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा अब CF कितना आएगा, अल्फा की जगह 3 तो e की पावर में 3x ब्रैकेट C1 cos 2x, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, ये हमारे पास आ गया CF। हमने CF को कैलकुलेट कर लिया है। अब CF कैलकुलेट करने के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे PI ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल। फॉर्मूला क्या होता है 1/FD इंटू में Q, ये तो फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ध्यान दीजिएगा कितना आएगा 1/FD, FD तो यही है ना आपका y का कोफिशिएंट, तो कितना है डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 और Q कितना है 8 e की पावर में 3x एंड साइन 2x। बोलो बात समझ में आ गई, मैंने Q की वैल्यू पुट कर दी 8 e की पावर 3x साइन 2x। अब आगे देखो, तो मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत आई होगी, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है ज्यादा। अब देखो क्या करेंगे, देखो 8 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। e की पावर 3x को भी हम बाहर ला सकते हैं, e की पावर 3x को भी हम क्या कर सकते हैं बाहर ला सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहां पर स्पेस शायद कम रह जाएगा है ना, तो मैं एक काम करता हूं, चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। PI इज इक्वल टू, देखो 8 को मैं बाहर निकाल रहा हूं, 8 इंटू ई की पावर में 3x, 8 तो कांस्टेंट है वैसे ही बाहर आएगा, e की पावर 3x को हमने बाहर निकाल दिया। तो अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, नाउ 1/, अब देखो करना क्या है, जहां पर d है वहां पर d की जगह पर d प्लस a पुट करना है। अब a कितना है, अब यहां पर वापस आओ, देखो
जो ये e की पावर में x का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। तो अगर आप यहां पर ध्यान दें तो यहां पर e की पावर में x का कोफिशिएंट 3 है, तो ये 3 क्या है, a। इसका मतलब हमें d को रिप्लेस करना होगा, d को रिप्लेस करना होगा d प्लस 3 से। किससे करना होगा, d प्लस 3 से। तो आपको क्या करना है, e की पावर 3x को लेफ्ट में लाना है और d की जगह पर d प्लस 3 लिखना है। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन d प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6 d प्लस 3 एंड प्लस 13, और यहां पर बचा क्या हमारे पास, साइन 2x। चलिए इसको आगे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है, कोई दिक्कत नहीं, आगे लिख लेते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया करना क्या है, आपको करना क्या है ये समझ में आ गया। d की जगह पर क्या पुट करना है, d प्लस 3 पुट करना है और 8 को भी लेफ्ट में ले जाना है। तो यहां पर मैं ले जाता हूं, देखिए पी आई इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू कितना है, हाँ 8 और e की पावर 3x को लेफ्ट में ले आते हैं, 8 इंटू ई की पावर 3x इंटू 1 अपॉन 1 के अपॉन में, अब d की जगह पर d प्लस 3 पुट करना है, तो d प्लस 3 का स्क्वायर, d प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6d प्लस 3, 6d प्लस 3 प्लस 13, और यहां पर हमारे पास बच गया साइन 2x। साइन 2x है ना, हाँ ये आ गया। अब आगे देखो, तो यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है ना, सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखिए कितना आएगा, पी आई इक्वल टू 8 ई की पावर में 3x इंटू 1 अपॉन, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे यहां पर, तो a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका हो जाएगा 6d, है ना, 6d, a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 6d और 6 इंटू 3, ये आपका आ जाएगा माइनस का 18 प्लस का 13 एंड साइन 2x। अब देखो यहां पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो 6d से 6d कैंसिल हो गया, देखो 13 और ये 9 और 13 हो गया 22, 22 में से 18 को माइनस करेंगे 4 बचेगा, तो यहां पर d स्क्वायर प्लस 4 बचा हमारे पास। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा पी आई इक्वल टू पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल 8 ई की पावर में 3x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 साइन 2x। बोलो क्लियर है, बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब क्या करें, अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, देखो हमने e की पावर 3x को लेफ्ट में कर दिया है ना, यहां पर सिंप्लीफाई कर दिया, अब मेरे पास ये आ गया। नाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ केस 2। अब यहां पर केस 2 लगेगा क्योंकि साइन 2x आ गया, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखो केस 2 में डी स्क्वायर की जगह पर माइनस का ए स्क्वायर पुट करते हैं, और ए कितना है यहां पर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यानी कि डी स्क्वायर की जगह पर हम पुट करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4। बोलो बात समझ में आ रही है, देखो ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, तो हमें ये पुट करना होगा यहां पर। तो देखिए इसको पुट करने पर प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं डी स्क्वायर की जगह माइनस 4 पुट कर देता हूं तो माइनस 4 प्लस 4 आ जाएगा 0। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा केस ऑफ फेल्योर हो गया। क्या हो गया, केस ऑफ फेल्योर। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको केस 2 और केस 3 पढ़ करके आने हैं, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, केस ऑफ फेल्योर हो गया, दिस इज द केस ऑफ फेल्योर। और आपको मालूम है जब हमारा केस फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं एक बार। तो जल्दी से कर लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा पी आई इक्वल टू 8 ई की पावर में 3x इंटू एक्स से कर देते हैं मल्टीप्लाई और नीचे वाले पार्ट को कर देते हैं डिफरेंशिएट d के रेस्पेक्ट में। तो d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2d और 4 का हो जाएगा 0 और यहां पर रहेगा साइन 2x। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब आगे चलते हैं,
ना नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप देखो भाई, सीधी सी बात है, ये 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो ये जो x और 2 है, ये तो x और 2 तो हमारे पहले आ गए, मतलब 1/d। भाई 1/d का मतलब क्या है? 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो यहां पर जो x है और 2 है और ये इतना इतना पार्ट, ये हमारा इंटीग्रेशन से बाहर है। भाई 1/d का मतलब इंटीग्रेशन है और ये पार्ट हमारा इंटीग्रेशन से क्या है? बाहर है। बोलो बात समझ में आ गई? तो यहां पर करेंगे क्या ना, पी आई इक्वल टू देखो ये 8x अपॉन में 2 ई की पावर में 3x, ये वाला पार्ट हमारा बाहर है। बचा क्या हमारे पास? इंटीग्रेशन। 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन sin 2x एंड dx। बस खत्म हो जाएगा इसके बाद क्वेश्चन। भाई आपने ये वाला पार्ट पूरा बाहर निकाल दिया। 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन, है ना? क्या है? इंटीग्रेशन। अब इसके बाद बस इंटीग्रेशन करना है हमें। तो यहां पर इसको चलिए, यहां पर हमारे पास आ गया पी आई इक्वल टू 8x अपॉन 2 ई की पावर में 3x sin 2x का इंटीग्रेशन। sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 2x और अपॉन में 2। ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया। कितना बचा? अब यहां पर हमारे पास ये 2 बचा, तो यहां से पी आई आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू माइनस, पहले ले लिया मैंने, माइनस 2x ई की पावर में 3x एंड cos 2x। ये मेरे पास आ गया पी आई। तो देखो मैं सी एफ भी कैलकुलेट कर चुका, पी आई भी कैलकुलेट कर चुका। अब हमें क्या करना है? अब हमें लिखना है कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि जनरल सॉल्यूशन। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मालूम है सी एफ प्लस पी आई होता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ कितना था? सी एफ था हमारा e की पावर में 3x, e की पावर में 3x ब्रैकेट c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, और उसके बाद आ जाएगा ये माइनस 2x ई की पावर में 3x और cos 2x, cos 2x, ये हमारे पास आ जाएगा। और यही हमारा क्या है? इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को इजीली समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया है। पहले सी एफ निकालेंगे, फिर पी आई निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट ये था कि आपको इस e की पावर 3x को, इस e की पावर 3x को बाहर निकालना था। और इसको बाहर निकालने का तरीका क्या है? जहां पर d लिखा है वहां पर d+3 लिख दो, मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसको ऐड कर दो, है ना? d+3 कर दो, ये बाहर आ जाएगा। देखो 8 तो अपने आप ही बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। और देखो ये 7 मार्क्स में पूछा गया था 2024 में ही। कितना इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये हमारा 4th केस है ना, पीआई को कैलकुलेट करने का। इसके बाद पीआई को कैलकुलेट करने के 2 केस और भी हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं उनको कराऊंगा, क्या पता वहां से भी क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी आ जाता है। जो इंपॉर्टेंट केस है वो 4 हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो आज हमारे चारों इंपॉर्टेंट केस क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 2 केस और बचेंगे, दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर स्टूडेंट चाहे तो उनको छोड़ भी सकते हैं, है ना? लेकिन जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आए तो उनको तो करने चाहिए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो कोई यहां पर ये भी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये 2016 में पूछा गया आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में, जून में। देखो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो e की पावर x और इसके साथ में एक fx, x का फंक्शन, यानी कि अगेन ये क्वेश्चन हमारा केस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम पी आई निकालेंगे, है ना? भाई सी एफ को निकालने का तरीका तो सेम ही रहेगा। तो जल्दी से पहले सी एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है हमारे पास d² प्लस 5d प्लस 6 y इज इक्वल टू ई की पावर में -2x
एंड साइन 2x। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। भाई CF कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिख लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कहां से आती है, जो y का कोफिशिएंट है उसको 0 पुट कर दो, तो d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू में 0। उसके बाद d की जगह पर m पुट कर दो, तो m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर इसके रूट्स रियल हैं, तो आप कैलकुलेटर का यूज करके इसके रियल रूट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। बाकी आप अगर इसके फैक्टर भी करना चाहेंगे तो बहुत सिंपल से इसके फैक्टर है। देखो 2m प्लस 3m प्लस 6, लेकिन आप कैलकुलेटर से कर लेना, कैलकुलेटर से करना मुझे लगता है सभी को आता है ना। तो यहां पर देखो क्या आ जाएंगे फैक्टर हमारे, m अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये m प्लस 2, और यहां से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं तो ये भी m प्लस 2। भाई ये बात तो सबको मालूम है ना। यहां पर इसको हम दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, 2m 3m, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 6 आएगा, ऐड करेंगे तो 5 आएगा, है ना। चलिए तो यहां से हमारे फैक्टर आ गए m प्लस 2 और m प्लस 3, और बाकी आप लोगों ने अब तक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिए होंगे, तो यहां पर आएगा -3, है ना, कॉमा -2। अब देखो यहां पर -3 पहले लिखो या -2 पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है, कोई भी पहले लिख सकते हैं। तो हमारे यहां पर रूट आएंगे -2 और -3, m की वैल्यूज आएंगे। सीधी सी बात है, रियल रूट्स हैं और डिफरेंट रूट्स हैं, तो यहां पर रियल और डिफरेंट रूट्स वाला हमें फॉर्मूला लगाना होगा CF का, है ना, CF का फॉर्मूला। तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, मैं CF का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहीं पर। CF इज इक्वल टू, देखिए जब रूट्स रियल एंड डिफरेंट होते हैं तो फॉर्मूला होता है C1 e की पावर में m1x प्लस C2 e की पावर में m2x। तो यहां पर ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। अगर आप -2 को पहले लिखेंगे, -3 को बाद में लिखेंगे, तो -2 m1 हो जाएगा, या m2 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तो CF कितना आ गया ना, CF इज इक्वल टू, अब यहां पर ध्यान देंगे CF की वैल्यू, देखिए CF इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे C1 e की पावर में -3x प्लस C2 e की पावर में -2x, ये हमारा CF आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करने जाएंगे PI को ना, PI पहले फॉर्मूला लिखेंगे, PI इक्वल टू 1/FD इंटू में Q। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो FD कितना है जरा ध्यान देंगे, FD d स्क्वायर प्लस 5d, d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6, ये हमारा है FD, और Q कितना है, e की पावर में -2x एंड sin 2x। क्लियर है। देखो sin 2x की जगह sin 3x, sin 4x, sin 8x कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग बस वैल्यू पुट करनी होती है। चलिए अब क्या करें, सबसे पहले हमें इस e की पावर -2x को बाहर लाना पड़ेगा। इस बार a की वैल्यू -2 है, कितनी है a की वैल्यू -2। भाई जो x का कोफिशिएंट होता है e की पावर में, वो a की वैल्यू होती है ना। तो e की पावर -2, इसका मतलब ये हुआ इस बार हमें d को रिप्लेस करना होगा। देखो d को हम रिप्लेस करते हैं d प्लस a से, और इस बार a की वैल्यू -2 है, तो इसका मतलब d को रिप्लेस करेंगे d -2 से, क्योंकि a की वैल्यू -2 है ना। तो d की जगह पर d -2 पुट कर दीजिए, देखो कितना आएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/, d की जगह पर d -2 होल स्क्वायर प्लस 5d -2 प्लस 6, ये आएगा। अच्छा मैंने e की पावर -2x को लेफ्ट में नहीं लाया, पहले इसको लेफ्ट में लाएंगे, तो PI इक्वल टू e की पावर में -2x। देखो e की पावर -2x को मैं बाहर निकाल दिया, और d की जगह पर d -2 मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब यहां पर बचा हमारे पास sin 2x।
बस इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हमारा केस 2 बन जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, पी आई इक्वल टू ई की पावर में -2x इंटू 1 अपॉन ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो डी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये 4 आएगा, और माइनस का 2 टू जा 4, माइनस का 2 टू जा 4d है ना, ये आएगा माइनस का 4d, यहां से आएगा प्लस का 5d और माइनस का 10 प्लस का 6 एंड साइन 2x। क्लियर है? देखो यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो ये 4 प्लस 6 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बस यहां पर बचेगा प्लस डी स्क्वायर प्लस डी बचेगा। देखो क्या बचेगा, यहीं पर लिख देता हूं, पी आई इक्वल टू ई की पावर में -2x इंटू 1 अपॉन ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी। देखो डी स्क्वायर क्योंकि ये 4 है और ये प्लस का 6 है, तो प्लस का 10 हो गया, माइनस का 10 है, कट जाएगा भाई, ये तीनों आपस में कट जाएंगे। देखो ये और ये 5d माइनस 4d कितना बचेगा, d बचेगा, तो यहां पर d बच गया और यहां पर साइन 2x है। बोलो बात समझ में आ गई ना? अब हम डी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, चलिए मैं इसको आगे लिख लेता हूं, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर में -2x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी और साइन 2x है। ये मैंने पिछला वाला स्टेप सेम कॉपी कर दिया है। अब देखो करना क्या है, यहां पर ध्यान देंगे जरा ना, हमें डी स्क्वायर की जगह अब केस 2 लगाएंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका मतलब यहां पर डी स्क्वायर की जगह पर हम माइनस का ए स्क्वायर पुट करेंगे, माइनस का ए स्क्वायर, ए कितना है 2, इसका मतलब ये हुआ हमें 2 का स्क्वायर पुट करना है मतलब 4, तो डी स्क्वायर की जगह पर -4 पुट करेंगे, तो देखिए कितना आएगा ना, पी आई इक्वल टू ई की पावर में -2x इंटू 1 अपॉन -4 प्लस डी एंड साइन 2x। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, -4 प्लस डी मतलब ये d -4 हो गया, क्या हो गया ये d -4, तो इसको सही से लिख लेते हैं, पी आई इक्वल टू ई की पावर में -2x इंटू 1 अपॉन डी -4 साइन 2x। और आपको मालूम है केस नंबर 2 में जब हमारे पास नीचे d की पावर 1 होती थी और नीचे हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर आ जाता था, है ना, तो हम क्या करते थे, इसको रेशनलाइज करते थे, है ना, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, अगर ये d -4 है तो d + 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कुछ नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, केस 2 बस अप्लाई कर रहे हैं। तो e की पावर में -2x इंटू मल्टीप्लाई भी करेंगे d की पावर 4 से और डिवाइड भी करेंगे d की पावर 4 से, तो d -4 और d + 4। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो d -4 d + b, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, a माइनस बी और a + b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इसी को अप्लाई करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, d स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब देखो यहां पर, चलिए एक और स्टेप यहीं पर लिख लेता हूं, है ना, तो ये हमारा आ जाएगा पी आई इक्वल टू में e की पावर -2x इंटू d + 4 अपॉन में d + 4 अपॉन में क्या आएगा, d स्क्वायर -16 एंड साइन 2x, ये आ जाएगा। क्लियर है, इतना हमारे पास आएगा। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, अब फिर से हम यहां पर केस 2 लगाएंगे अगेन, और डी स्क्वायर की जगह फिर से हम -4 पुट करेंगे, तो अगेन हम यहां पर क्या पुट करेंगे, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू में -4, तो यहां पर -4 पुट करेंगे डी स्क्वायर की जगह पर, है ना, हाँ डी
ठीक है, तो देखिए पी आई कितना आएगा, यह आ जाएगा हमारा पी आई इक्वल टू ई की पावर में -2x इंटू डी प्लस 4 डिवाइडेड बाई -4 -16 एंड साइन 2x, साइन 2x। अब देखो ये -20 हो गया, क्या हो गया ये -20, तो ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहां पर पी आई इक्वल टू -1/20 ई की पावर में -2x इंटू डी प्लस 4 और साइन 2x। अब देखो d का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन, क्योंकि ऊपर है भाई। देखो d का मतलब होता है d बाई डी एक्स, और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है, तो यहां पर d का मतलब है डेरिवेटिव। तो अब क्या करना है, इस साइन 2x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी करना है, तो जल्दी से कर लेते हैं। पी आई इक्वल टू -1/20 ई की पावर में -2x, और यहां पर यह आ जाएगा डी साइन 2x प्लस 4 साइन 2x, और इसका हो जाएगा डेरिवेटिव। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x होता है, cos 2x अपॉन 2 cos 2x डिफरेंशिएशन है। तो यहां से अब हमारे पास फाइनली पी आई की वैल्यू आ जाएगी -1/20 ई की पावर में -2x, और ब्रैकेट में 2 cos 2x प्लस 4 साइन 2x, और यही हमारा फाइनल क्या है, पी आई है। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो होता है CF प्लस पी आई, CF प्लस पी आई। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, y इक्वल टू लिख देता हूं CF प्लस पी आई, y इज इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, CF प्लस पी आई। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, यहां पर CF और PI की वैल्यू को पुट कर देना है, यहां मत छोड़ देना है ना। एक स्टेप आगे जाएंगे, और यहां पर CF कितना था हमारा, ये हमारा CF है, CF की जगह CF लिखेंगे और PI की जगह PI लिखेंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा, यहां से कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को अब कोई दिक्कत यहां पर इसमें आएगी। ये हमारा क्या था, PI। क्लियर है, तो यहां पर ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपने देखा किस क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में, दोनों क्वेश्चन हमारे किस में कन्वर्ट हो गए, दोनों क्वेश्चन हमारे कन्वर्ट हो गए केस 2 में। अब देखो केस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किस में कन्वर्ट होगा। देखो अगर आप यहां पर ध्यान दें तो यहां पर e की पावर -ax, मतलब ये e की पावर ax है, और इसके साथ में x की पावर 3 है। तो सीधी सी बात है, जब हम इसको लेफ्ट में निकालेंगे तो ये हमारा केस नंबर 3 में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, केस नंबर 3 में। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर ना। सॉल्व देखिए क्या आ जाएगा, यहां से d स्क्वायर -2d -3 y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर में -3x, ये आएगा। क्लियर है, चलिए अब आगे देखिए जरा ना। सबसे पहले क्या करेंगे, CF निकालेंगे। तो CF के लिए हमें चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, d स्क्वायर -2d -3 इक्वल टू में 0। d की जगह m पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर -2m -3 इक्वल टू 0। अब यहां पर आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसके रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे। फैक्टर भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि रियल रूट आएंगे, है ना। b स्क्वायर 4, और हाँ देखो कितने आएंगे, मैं यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं, आप भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं, डायरेक्ट फैक्टर भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। डिग्री कितनी है हमारी इसकी, 2। नाउ a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, -2, और c की वैल्यू कितनी है, -3। तो आंसर आएगा आपका 3 और -1, कितना आएगा, 3 और -1। तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी -1, 3।
जल्दी से कैलकुलेट करें कैलकुलेटर की हेल्प से, बाकी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फैक्टर भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। क्लियर है? अब हम यहां पर लिखेंगे CF का फॉर्मूला। नाउ CF, तो CF का फॉर्मूला देखो, रियल और डिफरेंट रूट्स है। क्या है? रियल और डिफरेंट रूट्स हैं। तो क्या आएगा CF का फॉर्मूला? C1 e की पावर में m1x प्लस C2 e की पावर में m2x। ये m1 है, ये m2 है, तो CF कितना हो जाएगा? ना CF, तो यहां से CF आएगा, CF इक्वल टू C1 e की पावर में -x प्लस C2 e की पावर में 3x। तो ये हमारे पास आ गया CF। ना CF के बाद हम कैलकुलेट करेंगे PI। अब ध्यान देंगे PI पर कि PI कितना है ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल, पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा 1/FD इंटू में Q, और Q की वैल्यू x³ e की पावर -3x है, तो वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो PI इक्वल टू 1/FD कितना है? y का कोफिशिएंट, मतलब d² -2d और -3, ये आएगा। Q कितना है? x³ और a की पावर में x³ एंड e की पावर में -3x, x³ एंड e की पावर में -3x। अब e की पावर -3x को लेफ्ट में लाएंगे। अब यहां पर देखो a कितना है? a की वैल्यू यहां पर है -3, तो हमें क्या करना होता है? d को रिप्लेस करना होता है d प्लस a से। तो यहां पर हम d को रिप्लेस करेंगे d माइनस a से। किससे करेंगे? d माइनस a, मतलब d -3 से। तो जल्दी से रिप्लेस करते हैं, e की पावर -3x को लेफ्ट में लाते हैं इंटू 1/, देखो जरा 1/, d की जगह पर d -3, तो d -3 का होल स्क्वायर माइनस 2d -3 एंड -3, और यहां पर बचेगा x³। क्लियर है? अब आगे देखो, इतना काम हमारा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे, PI इक्वल टू e की पावर में -3x इंटू 1/, देखो यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, तो ये d² प्लस 9 है ना, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस का 6d, 2 3 जा 6, तो माइनस का 6d, यहां पर माइनस का 2d और माइनस माइनस प्लस का 6 एंड माइनस का 3x³। और सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब यहां पर आएगा e की पावर में -3x इंटू 1/, अब जरा यहां पर ध्यान देना, देखो d² आएगा सबसे पहले, तो ठीक, -6d -2d माइनस का 8d आएगा, ठीक। उसके बाद अगर आप देखें तो ये 9 + 6 15 और -3 प्लस का 12 आएगा एंड x³, ये हमारे पास आ गया। अब इसके आगे देखो, अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है, आगे देखो करना क्या है। अब यहां पर ध्यान देंगे, देखो यहां पर है x³, तो हम इसके बाद क्या करते हैं, अब ये केस नंबर 3 है, तो केस नंबर 3 में जो हमारा डिनोमिनेटर होता था उसमें से हम लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेते थे, और इसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी है? 12 है, तो हम 12 को कॉमन लेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको अरेंज करके लिख लेता हूं। अरेंज करके ऐसे लिखते हैं, देखो PI इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब देखो इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं डिग्री को, मतलब सबसे पहले इसको, फिर इसको और फिर इसको, ऐसे लिखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा e की पावर में -3x इंटू 1/, पहले मैं लिखूंगा 12, फिर मैं लिखूंगा माइनस का 8d, 12 माइनस का 8d और प्लस का d², और यहां पर रहेगा x³। अब देखो यहां पर करना क्या है, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसको कॉमन लेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 12 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यही हमारी लोवेस्ट डिग्री टर्म है,
तो e की पावर में -3x इंटू 1 अपॉन देखो मैं 12 को कॉमन ले रहा हूं, तो अगर मैं 12 को कॉमन लेता हूं तो अंदर देखो क्या बचेगा ना, 12 तो कॉमन आ रहा है, तो सीधी सी बात है यहां पर 1 बचेगा, -8d/12 आएगा प्लस d²/12 आएगा, ये मेरे पास बच जाएगा, है ना, ये हमारे पास बच जाएगा। अब क्या करें, अब देखो आगे हमें क्या करना है, इसको बाइनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो बाइनोमियल फॉर्म में हम क्या करते थे, 1 या तो हम 1 प्लस डी का फंक्शन बनाते थे या फिर हम 1 माइनस डी का फंक्शन बनाते थे। ये दो फॉर्म हमारी बाइनोमियल फॉर्म की होती है, इनमें हमें कन्वर्ट करना है इसको। अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो जरा, कॉमन तो हमने ले लिया, अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, pi इक्वल टू ई की पावर में -3x इंटू 1 अपॉन में, अच्छा यहां पर x क्यूब भी है हमारा, x क्यूब। अब जरा ध्यान दो, देखो 12 तो बाहर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 माइनस, अब देखो ये पूरा का पूरा d का फंक्शन है, तो एक काम करते हैं माइनस को बाहर रखते हैं, तो हमारे पास ये बचेगा क्या, देखो इसको 4 से 2 और ये 3, तो ये आएगा 2/3 का d, 2/3d, 2/3d। अब देखो यहां पर क्योंकि मैंने माइनस साइन को कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहां पर माइनस बचेगा d²/12। अब ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना होता है, देखो जब हम लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन ले लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो फंक्शन है वो 1 प्लस या 1 माइनस ये d का फंक्शन होगा। ये देखो d का फंक्शन है, तो या तो 1 प्लस d का फंक्शन होगा या 1 माइनस d का फंक्शन होगा। हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को उठा के ऊपर ले जाएंगे, नीचे इस ब्रैकेट की पावर कितनी है 1, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। तो यहां पर अगर मैं इसको उठा के ऊपर ले जाता हूं तो ये आएगा e की पावर में -3x इंटू 1, अच्छा अब ऊपर चला जाएगा, हाँ ये e की पावर में -3x अपॉन में 12 रहेगा और ये चला जाएगा ऊपर 1 माइनस 2/3d माइनस d²/12 और इसकी होल पावर -1 इंटू में x क्यूब, ये यहां पर बनेगा। देखो 1 माइनस 2/3d माइनस d²/12 और इस पूरे की होल पावर -1 और x क्यूब, ये हमारे पास बचा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया, 1 माइनस एक्स की पावर -1, ऐसा कुछ बन गया हमारे पास। अब हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये फॉर्मूला आगे लिख देता हूं। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, यहां पर अब आपको फॉर्मूला लगाना है ना। फॉर्मूला क्या लगाना है, 1 माइनस एक्स की होल पावर -1, बाइनोमियल थ्योरम का ये फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है, इसी एक्सपेंशन को हमें यहां पर करना है। अब देखो यहां पर x का काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, ब्रैकेट x का काम कर रहा है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब करना है। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा और बाहर एक्स क्यूब है। देखो तो यहां पर अगर हम फॉर्मूला लगा दें तो pi इक्वल टू, अब जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट स्टेप है, pi इक्वल टू 1, अच्छा पहले बाहर देखो क्या है, बाहर e की पावर -3x है, e की पावर में -3x 12। अब देखो यहां पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, 1 पहले आएगा 1, फिर आएगा प्लस x क्या है, ये ब्रैकेट x का काम कर रहा है, तो 2/3d माइनस d²/12, ये हमारा x का काम कर रहा है। ध्यान देना 1 प्लस एक्स आ गया, ये x है ना, प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर आएगा तो इसका मतलब 2/3d माइनस d²/12 और इसका लेंगे स्क्वायर प्लस, अब एक्स क्यूब ले लेते हैं, तो इसका क्या लेना है, क्यूब लेना है। तो 2/3d माइनस d²/12 और इसका आ जाएगा होल क्यूब, डैश 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 और बाहर है हमारा एक्स क्यूब। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट, फिर से कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट को,
कि सर कितनी टर्म लेनी है ना, भाई कितने टर्म लेने, इसके बाद x4 आएगा x5 आएगा। तो देखो बाहर क्या लिखा है, बाहर लिखा x क्यूब, क्या लिखा है, x क्यूब लिखा है। और सीधी सी बात है ये सारे टर्म ऊपर आ रही हैं तो हमें क्या करना होगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना होगा। बात समझ में आ रही है। x क्यूब का डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है, देखो अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² आएगा, दो बार करेंगे 6x आएगा, तीन बार करेंगे 6 आएगा, इसका मतलब तीन बार करेंगे 6 आएगा, और अगर आप इसको 4 टाइम करेंगे तो 0 आ जाएगा। बोले बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है आपको जो ये एक्सपेंशन करना है, ये एक्सपेंशन d की पावर 3 तक करना है, आपको d की पावर 4 नहीं चाहिए, क्योंकि d की पावर 4 में वैल्यू 0 हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए मैंने d की पावर 4 कैलकुलेट कर लिया, एक्सपेंशन मैंने d की पावर 4 तक कर दिया, तो मुझे अल्टीमेटली x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर मैं x क्यूब का डिफरेंशिएशन 4 बार करूंगा तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। 3 बार करूंगा, अगर मैं इसका 3 बार करूंगा तो रिजल्ट आएगा 6। अगर मैं इसका 2 बार करूंगा तो रिजल्ट आएगा देखो 2 बार करने पर 6x आएगा, और एक बार करने पर 3x² आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हमें कहां तक एक्सपेंशन करना है, d की पावर 3 तक करना है, d की पावर 3। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन गलत करते हैं। क्या करते हैं वो केवल इतने टर्म लिखते हैं बस ये, और आगे के सारे टर्म छोड़ देते हैं। गलत हो जाता है क्वेश्चन, पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। बात समझ में आ रही, क्योंकि अगर आप इतना ही लिखेंगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर इतना लिखने से काम चल जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में इतना लिखने से काम नहीं चलता। डिपेंड करता है कि यहां पर क्या लिखा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अगला स्टेप और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, और जो मेरे काम की टर्म होंगी उन्हीं को हम रखेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। e की पावर -3x अपॉन 12, देखो 1 हमारे काम की टर्म है, 2/3 हमारे काम की टर्म है 2/3d, है ना, -d² अपॉन 12 ये भी हमारे लिए यूजफुल है। अब देखो इसमें देखो जरा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या इसमें सारे टर्म हमारे काम किए हैं? नहीं। देखो ये a का काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा b का काम कर रहा है। तो देखो एक तो हमारे पास ये, जब हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम है, ये होगा a² प्लस b² और माइनस का 2ab। अब जरा ध्यान देना, a कितना है 2/3, तो जब मैं a का स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 4/9 d²। क्या हमारे काम की टर्म है? हाँ बिल्कुल काम की टर्म है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर b का स्क्वायर करता हूं तो देखो ये d की पावर 2 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा d की पावर 4/144। क्या ये हमारे काम की टर्म है? नहीं है हमारे काम की टर्म। क्यों? क्योंकि इससे आंसर 0 आएगा। हमें d की पावर को छोड़ देना है, हमें d की पावर को छोड़ देना है, तो इसको नहीं लिखूंगा मैं भाई, जो काम की टर्म है उसको हम लिखेंगे ही नहीं। अब देखो माइनस का 2ab, अब जब मैं इसमें माइनस का 2ab करूंगा तो देखो 2ab, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो d की पावर 3 आएगी मैक्सिमम, तो d की पावर 3 तो हमारे काम की टर्म है, तो इसका मतलब यहां पर मैं लिखूंगा माइनस। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई 2ab, तो सीधी सी बात है ऊपर एक 2 पहले से एक 2 और आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, 4 d इंटू डी क्यूब, है ना, 2ab माइनस 2ab, तो ये 4d³ अपॉन में, देखो जब यहां पर 2 a कितना है ये और b ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे d³ आएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, और ये 36 आएगा नीचे। कितना आएगा? 36। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमने अपने काम की टर्म को लिख लिया। आगे देखो इसमें, देखो जरा इसमें ये a माइनस बी का होल क्यूब है। अब a माइनस बी का होल क्यूब मैं यहां पर आपको लिख के दिखाता हूं, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab² और प्लस 3ab², भाई यही फॉर्मूला होता है। अब जरा ध्यान से देखो यहां पर, जब मैं इसका क्यूब करूंगा 2/3 का क्यूब, तो सीधी सी बात है ऊपर आएगा 8 और नीचे आएगा 27 और d की पावर आएगी 3, तो ये तो हमारे काम की टर्म है। 8/27 d की पावर 3 हमारे काम की टर्म है। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा
ए क्यूब। अगर मैं बी क्यूब करूंगा तो इसका क्यूब आएगा, इसका क्यूब तो क्या हो जाएगा, डी की पावर 6 हो जाएगी, हमारे काम की टर्म नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं ये वाली टर्म निकालता हूं 3ab², तो देखो 3ab² है ना, 3ab², सीधी सी बात है 3ab² करेंगे तो ये a और ये d की पावर d² होगा, यानी कि 4 हो जाएगा, तो ये d की पावर 5 आएगी। भाई यहां से d की पावर 5 आएगी, हमारे काम की टर्म नहीं है। 3ab² वो और भी ज्यादा आएगी, वो भी हमारे काम की टर्म नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, इसके आगे की टर्म हमारे किसी काम की नहीं है। बस यहीं तक की टर्म हमें चाहिए थी, इससे आगे की टर्म हमें नहीं चाहिए। क्लियर है? बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करना है, इस x³ को सबके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना आएगा, pi इक्वल टू ई की पावर में -3x अपॉन में 12, नाउ x³ प्लस 2/3d x³ माइनस d² अपॉन 12 x³ प्लस 4/9 d² x³ माइनस, अब ये 4/36 9 हो गया, तो 1/9 d² x³, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8/27 d³ x³। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो कितना आएगा, pi इक्वल टू ई की पावर में -3x अपॉन 12 ब्रैकेट, अब देखो x³ है, ठीक है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन एक बार करना है तो 3x² आएगा, है ना, कितना आएगा 3x², तो 2 इंटू 3x² अपॉन में 3, तो यहां पर तो 3 से 3 कट जाएगा, है ना, 3x², ठीक है ना। यहां पर आ जाओ, यहां पर इसका 2 बार करना है, तो x³ का अगर 2 बार करेंगे तो 6 आएगा, 6x आएगा, 6x अपॉन 12। यहां पर भी इसका 2 बार करना है, तो देखो ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 6x अपॉन में 9। यहां पर अगर ध्यान दें तो यहां पर भी 2 बार करना है, तो 1/9 एंड 6x, और यहां पर 3 बार करना है, तो यह आ जाएगा प्लस 8/27 इंटू में 6, ये हमारे पास आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? इतना हमारे पास यहां से आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां पर एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, कहीं पर कोई कैलकुलेशन तो गलत नहीं होगी। एक बार आप भी चेक करिए, मैं भी चेक कर लेता हूं जल्दी से। यहां पर, हाँ यहां पर देखो ये 4d³ था, तो मैंने यहां पर 1/9 ये स्क्वायर कर दिया मैंने, ये क्यूब होना चाहिए यहां पर, है ना, ऊपर क्यूब था ना, क्यूब की जगह मैंने यहाँ स्क्वायर लिखा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है। देखो अब इसका 3 बार करेंगे तो 6 आएगा, मतलब यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 6, तो ऊपर 6 नीचे 9, 6/9 प्लस। अब ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये दोनों तो कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, 3 से ये 2 टाइम्स जाएगा और 3 से ये 9 टाइम्स जाएगा, तो इन दोनों को हमें साथ में ऐड करना है क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। बाकी चीजें मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो अब यहां पर ध्यान देंगे, राइट साइड में मैं वैल्यूज को लिख लेता हूं। नाउ pi इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान दो, देखो e की पावर -3x तो बाहर है, pi इज इक्वल टू ई की पावर में -3x बाहर है, अपॉन में 12 भी है। नाउ ब्रैकेट में देखो यहां पर x³, और अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो ये 2x² बचेगा, प्लस का 2x² प्लस 2x²। और आगे आते हैं, तो अगर आप यहां पर ध्यान दो तो 6 से 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है 12, तो ये बचेगा 1/2, माइनस का 1/2x, तो माइनस का 1/2x। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहां पर देखो जरा, ये 2 से 3 टाइम्स, सॉरी 3 से 2 टाइम्स, और ये 3 से 3 टाइम्स, है ना, तो ये 8/3 आ जाएगा, प्लस का 8/3x, तो प्लस का नीचे लिख लेता हूं, प्लस का 8/3x, 8/3x।
और यहां पर अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखो यहां पर इन दोनों का ये आपका आ रहा है 16/9, तो प्लस का 16/9 है और माइनस वाले को मैं बाद में लिख लेता हूं 6/9 है ये। तो देखो यहां पर इन दोनों का अगर आप एलसीएम ले ले तो 10/9 आएगा। कितना आएगा? 10/9। तो फाइनली हमारे पास पीआई आ गया। पीआई इज इक्वल टू ई की पावर में -3x अपॉन में 12 और ब्रैकेट में x³ प्लस 2x² माइनस 1/2x प्लस 8/3x है ना, माइनस, और अगर हम इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं तो ये 1/2x है, ये 8/3 है। तो अगर आप इन दोनों को भी सिंप्लीफाई करके लिखें तो कितना आएगा? चलिए मैं अलग से कर लेता हूं। 8/3x माइनस का 1/2x, तो एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 3 2 16x और माइनस का 3x, यानी कि 13x/6 आएगा। कितना आएगा? 13x/6। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो मैं इन दोनों को ऐड करके लिख देता हूं, तो ये हमारे पास आएगा प्लस का 13/6x और यहां से आ गया 10/9। 10/9 ये हमारा पीआई है। दिस इज द पीआई। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, यहां पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसका होगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF प्लस PI, दिस इज द फाइनल आंसर। बस यहां पर आपको क्या करना, CF और PI की वैल्यूज को पुट कर देना है। PI हमारे पास ये रहा, CF हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, ये रहा, और हमारा इससे क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कहीं पर नहीं होगी। क्लियर है? चलिए अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। और अगेन लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी अप्लाई करना होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मैं आपको कई बार बता चुका हूं कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर CF तो वही, CF तो सबसे पहले निकालेंगे हम, है ना। तो हमारा क्वेश्चन है d² माइनस 4d प्लस 4 y इज इक्वल टू d² माइनस 4d प्लस 4y इक्वल टू 8x² e की पावर में 2x एंड साइन 2x। ये मेरे पास है। सबसे पहले y के कोफिशिएंट को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा d² माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू में 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी, है ना। तो यहां पर लिख लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन है हमारी d² माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू में 0। d की जगह पर m पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा m² माइनस का 4m प्लस का 4 इक्वल टू में 0। अब अगेन आपको इसके क्या करने, फैक्टर करने। और अगर आप देखें तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा है किसका, m-2 का। ये m-2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बाकी आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, है ना। तो यहां से m की 2 वैल्यू आएंगी और दोनों ही इक्वल होंगी 2,2। तो यहां पर जब आप CF निकालेंगे तो CF का फॉर्मूला क्या होगा ना, CF भाई रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो C1 प्लस C2x और e की पावर में mx, और m की वैल्यू कितनी है 2। बस यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास CF आ जाएगा। तो CF आएगा, CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x एंड e की पावर में 2x, e की पावर में 2x। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है PI ना। सबसे पहले PI का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो PI इज इक्वल टू 1/FD इंटू Q। Q की वैल्यू को पुट करेंगे, FD पुट करेंगे, Q की वैल्यू को पुट करेंगे, तो PI इज इक्वल टू 1/FD कितना है, d²। अच्छा FD को मैं, FD देखो, FD अगर y का कोफिशिएंट है m-2 का होल स्क्वायर, मतलब इसकी जगह पर मैं d-2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? हम यहां पर जो हमारा FD है इसको हम d-2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, क्योंकि ये d-2 का होल स्क्वायर है। और Q 8x² e की पावर 2x एंड साइन 2x। तो कोई यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, क्यों होगा,
क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि e की पावर x के साथ में कोई एक x का फंक्शन होगा, लेकिन यहां पर x के दो दो फंक्शन लिखे हुए हैं, x के दो दो फंक्शन लिखे हुए हैं। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारा केस 4 का दिखाई नहीं दे रहा है ना, केस 4 का दिखाई नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हम इसमें e की पावर 2x को बाहर निकाल देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजीली हो जाएगा केस 4 से, भले ही इसमें दो फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? वैसे मैं एक चीज आपको और बता दूं, ये जो क्वेश्चन है हम अगला जो केस पढ़ेंगे केस नंबर 5, ये क्वेश्चन केस नंबर 5 से भी हो जाएगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एक ही क्वेश्चन 2 या 3 अलग अलग केस से सॉल्व हो जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसको आप हम केस 5 से भी कर सकते हैं, केस 4 से भी कर सकते हैं। बात अब इसका मतलब ये नहीं कि केस 5 के सभी क्वेश्चन को हम केस 4 की टाइप से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं। अब आप सोचेंगे सर पता कैसे चलेगा? भाई इसमें आप केस 4 लगा रहे हैं, जब आप e की पावर 2x को बाहर निकालेंगे ना तो उसी समय आपको पता चल जाएगा कि ये केस 4 से होगा या केस 5 से होगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि यहां तक का काम तो सेम ही करना होगा, चाहे केस 4 हो या केस 5 हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा ध्यान देंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखो 8 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और e की पावर x को भी हम e की पावर 2x को भी बाहर निकालेंगे। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है 2, तो हमें क्या करना है d को d प्लस a से रिप्लेस करना होता है, तो हम यहां पर d को d प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे। चलिए करते हैं, ध्यान देना, d को d प्लस 2 से, तो क्या आ जाएगा pi इक्वल टू 1 अपॉन d की जगह पुट करेंगे d प्लस 2 एंड माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा पहले मैंने बाहर तो निकाला नहीं, पहले हम e की पावर 2x को बाहर निकाल दें, 8 भी बाहर आएगा, 8 e की पावर में 2x इंटू 1 अपॉन, अब देखो जरा d प्लस 2 एंड माइनस 2 का होल स्क्वायर। बचा क्या आगे? आगे बचा हमारा एक्स स्क्वायर एंड साइन 2x, है ना। जो हमारा केस नंबर 5 है ना उसमें हम ये केस होता है केस नंबर 5, पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट केस में। चले फिलहाल इसमें केस 5 की जरूरत नहीं है, केस 4 से ही ये हो जाएगा। अब देखो जरा 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट होगा, तो हमारा यहां पर आएगा पी आई इक्वल टू 8, पी आई इक्वल टू 8 ई की पावर में 2x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 2x, ये आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अब देखो 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब क्या है, आप अच्छे से जानते हैं। 1 अपॉन डी का मतलब एक बार इंटीग्रेशन, 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटीग्रेशन। इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिखता हूं, एक स्टेप और आ जाएगा। तो पी आई इज इक्वल टू 8 ई की पावर में 2x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर साइन 2x। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटीग्रेशन। तो मैं इसको एक काम करता हूं, ऐसे लिखता हूं, पी आई इक्वल टू 8 ई की पावर 2x इंटू 1 अपॉन डी। देखो मैंने 1 अपॉन डी को अलग कर दिया और 1 अपॉन डी 2 बार कर दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर साइन 2x। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखो इस 1 अपॉन डी की जगह मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा सकता हूं और ये 1 अपॉन डी हमारा बाहर रह जाएगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पी आई इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू 8 ई की पावर में 2x इंटू 1 अपॉन डी इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर इंटीग्रेशन का सिंबल एक्स स्क्वायर साइन 2x और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और यहां पर इंटीग्रेशन करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन, क्योंकि आइलेट में एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है ना। तो ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। अब यहां पर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करने जा रहा हूं। अच्छा पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बता रखे हैं। एक तो जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होता है जो आपने क्लास 12th में भी यूज किया है वो,
और एक दूसरा जो शॉर्टकट मेथड से होता है, मतलब शॉर्ट होता वो भी प्रॉपर ही है, मतलब दो फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, मेथड 1 और मेथड 2। तो मैं आपको यहां पर मेथड 2 वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पर, और इसी से आपको करना है। देखिए मेथड 2 का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना। अगर मान लीजिए हमारे पास कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में है, और हमें उनका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों के दोनों एक्स के फंक्शन है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना इंटीग्रेशन का। इस फॉर्मूले से जो मेथड 2 होता है ना, उससे एक ही बार में इंटीग्रेशन हो जाता है। बाकी अगर आप मेथड 1 अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, कई स्टेप में चला जाता है। अब जरा ध्यान देंगे, देखो मेथड को ध्यान से समझना, फॉर्मूले को। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं और दूसरे फंक्शन का एक बार इंटीग्रेशन करते हैं। पहला फंक्शन हमने एज इट इज लिखा और दूसरे फंक्शन का करते हैं इंटीग्रेशन। देखो v का अगर एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं उसको v1 लिखूंगा। मैं यहां पर v के इंटीग्रेशन को क्या लिख रहा हूं, v1। v1 का मतलब है कि v का एक बार इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो आपने u को सेम लिखा और v का एक बार इंटीग्रेशन करा, लेकिन इन दोनों फंक्शन को आपको ब्रैकेट में लिखना होता है, ब्रैकेट में। क्लियर है, बात समझ में आ गई। पहला फंक्शन छोड़ा, देखो पहले को सेम लिखा, दूसरे का इंटीग्रेशन करा। अब इसका साइन क्या था, प्लस, अब आएगा माइनस। साइन ऑल्टरनेट चलेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब माइनस साइन आ गया। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखो, अब आपको इधर नहीं देखना, अब आपको इधर नहीं देखना है। अब ये जो u है इसका आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना है। u का क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो यहां पर u का अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो u डैश हो जाएगा। u के डिफरेंशिएशन को मैं u डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, u का एक बार डिफरेंशिएशन। और ये जो v1 है इसका आपको, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये जो v1 है इसका आपको एक बार और इंटीग्रेशन करना है। एक बार पहले कर चुके, एक बार और करना है, तो v2 आ जाएगा। लिखेंगे ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। फिर अब प्लस साइन आएगा, ऑल्टरनेट साइन चलेंगे। अब क्या करना है, अब इधर पीछे का भूल जाओ, यहां से स्टार्ट करना है। देखो u का एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका, एक बार और करेंगे तो दो बार हो जाएगा। इसका दो बार हो चुका, इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब u का हमें डिफरेंशिएशन करना है, v का इंटीग्रेशन करना है। अब देखो प्लस आ गया, इसके बाद माइनस आएगा, माइनस ना। अब इसका देखो, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो तीन बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना। देखो यहां पर v1 v2, यहां v3 आना चाहिए था, यहां पर v3 आना चाहिए था क्योंकि दो बार पहले हो चुका, ठीक। माइनस, अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो तो u ट्रिपल डैश, है ना, और इसका एक बार और इंटीग्रेशन करो तो v4 एंड प्लस डैश 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 डैश। ये हमारा फॉर्मूला है जो हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। क्लियर है, चलिए अप्लाई करते हैं ना। देखो इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, तो pi इक्वल टू 8e 2x इंटू 1/d। अब देखो यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो ब्रैकेट, है ना। देखो पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो x को तो ऐसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, sin 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2x और अपॉन में 2 लिखेंगे ब्रैकेट में। तो देखो u ऐसे ही लिखा, इसका इंटीग्रेशन करा, बीच में माइनस साइन आएगा। अब देखो यहां पर u, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है, और ये एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर है ना, हाँ एक्स स्क्वायर है। चलिए अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां पर एक बार करेंगे 2x आएगा। क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन, अब इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे। देखो इसका करेंगे, माइनस साइन ध्यान रखना। देखो ब्रैकेट हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस साइन इसके साथ है, तो हमें माइनस को भी लेना है। तो इसका अगर एक बार और इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉस का हो जाएगा साइन प्लस, और माइनस पहले से है, तो माइनस साइन 2x, कॉस का हो गया हमारा साइन, और अपॉन में 2, एक 2 पहले से, एक 2 और आ गया, 4 हो गया ना, प्लस साइन, है ना। अब क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, तो देखो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 आएगा, कितना आएगा 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब देखो साइन का आप एक बार और करोगे तो साइन का फिर माइनस आएगा, माइनस कॉस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां पर आ जाएगा cos 2x, और अपॉन में 2 आएगा, 4 पहले से था, कितना हो गया 8 हो गया। बोलो बात क्लियर है।
अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 2 का आएगा 0, आगे बढ़ना ही नहीं है क्योंकि 2 का 0 हो गया ना, और आगे नहीं जाना है, और आगे नहीं जाना है। बोलो बात समझ में आ गई? बस हमें इतना ही जाना है, हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस, लेकिन अभी इंटीग्रेशन एक बार और करना है क्योंकि अभी 8 1/d और है, 8e की पावर में 2x इंटू 1/d, 1/d, देखो ये कितना आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x अपॉन में 2। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, और 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो x साइन 2x अपॉन में 2 आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस था, आगे अगर आप देखोगे तो ये 2 से 4 टाइम्स जाएगा, तो प्लस cos 4x और अपॉन में 4 आएगा। और इन सब का एक बार इंटीग्रेशन और करना है क्योंकि 1/d बाहर लिखा है, तो सबका इंटीग्रेशन करना है एक बार और। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन इसके साथ भी आए, मतलब इंटीग्रेशन इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो चलिए यहां पर अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा 8e की पावर में 2x इंटू, अब देखो इंटीग्रेशन यहां पर इसका इंटीग्रेशन होगा तो 1/2 को मैं बाहर कर देता हूं इंटीग्रेशन से, -1/2, -1/2 इंटीग्रेशन से आ गया बाहर, बचा कितना इंटीग्रेशन में, एक्स स्क्वायर कॉस 2x, ध्यान रखना बाहर -1/2 है ना, प्लस, हाँ इसको मैं यहां पर ब्रैकेट भी लगा लेता हूं, ये ब्रैकेट है ना हमारा, ये 1/d सब में अंदर चला गया, बाहर ये ब्रैकेट है हमारा, -1/2 इसका इंटीग्रेशन प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन यहां पर भी 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन किसका होगा, x साइन 2x का होगा। अब देखो इस बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां पर भी लगाना है और यहां पर भी लगाना है, यहां नहीं लगेगा, 1/4 में बाहर कर देता हूं और यहां पर इंटीग्रेशन होगा cos 4x का, और सबके साथ dx भी है भाई, मैंने dx लिखना भूल गया, मैं सबके साथ dx लिखना आपको, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, क्लियर है। चलिए अब इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, तो यहां पर एक बार बाई पार्ट्स यहां लगेगा, एक बार बाई पार्ट्स यहां लगेगा और यहां नहीं लगेगा, तो फिर से अप्लाई करते हैं। नाउ पी आई इक्वल टू, अब यहां पर एक स्लाइड ले लेते हैं, देखिए जरा ना, पी आई इक्वल टू 8e की पावर, पी आई इज इक्वल टू 8e की पावर में 2x, 8e की पावर में 2x ब्रैकेट -1/2। अब जरा ध्यान देना, देखो ये -1/2 इंटीग्रेशन से बाहर है, अब मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से अप्लाई करूंगा, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन, पहले यहां पर अप्लाई करते हैं, अगेन सेम फॉर्मूला, अगेन सेम फॉर्मूला, तो ध्यान दीजिएगा कितना आएगा, 8e की पावर 2x बाहर है, -1/2 बाहर है, अब यहां पर मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं, करली ब्रैकेट। अब जरा ध्यान देना, यहां पर मैं लगाने जा रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, देखो पहला फंक्शन सेम होगा, दूसरे का इंटीग्रेशन cos 2 का इंटीग्रेशन sin 2x होगा, तो x स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x और अपॉन में 2, sin 2x और अपॉन में 2, बोलो बात समझ में आ रही है, cos 2x का sin 2x अपॉन में 2। अब हमें इधर देखना ही नहीं है, उधर ही देखना है ना, माइनस, अब इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का cos 2x आएगा और अपॉन में 4 आएगा, क्यों, क्योंकि साइन का हो जाएगा माइनस cos और 2 पहले से था, 2 और आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस साइन, अब इस 2x का करेंगे तो 2 आएगा, और इसका अगर हम करते हैं इसका तो माइनस का साइन 2x और अपॉन में 8 हो जाएगा, समझ में आ गया 8 क्यों हुआ, क्योंकि 4 पहले से था, 2 और बाहर आ गया, कंप्लीट हो गया, आगे और नहीं हो सकता, यहां पर हमारा ये करली ब्रैकेट क्लोज हो गया। आगे बढ़ते हैं, नाउ ये तो हो चुका, अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, इसके बाहर है 1/2, तो पहले +1/2 लिख लेता हूं, फिर यहां से करली ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं। देखो जरा, पहला फंक्शन छोड़ना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, तो sin 2x का -cos 2x होगा, तो x को छोड़ना है
और माइनस कॉस 2x अपॉन 2 आएगा, फिर प्लस माइनस साइन आएगा, माइनस, अब यहां पर x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा कॉस का, माइनस कॉस का साइन होगा माइनस पहले से, तो माइनस साइन 2x अपॉन में 4 आ जाएगा, और यहां पर हमारा ये कर्ली ब्रैकेट खत्म हुआ। अब हमारे पास बचा लास्ट cos 4x का इंटीग्रेशन, साइन 4x अपॉन में 4 आएगा, है ना, साइन 4x और अपॉन में आएगा 4, तो यहां पर लिख लेता हूं इसको मैं, प्लस 1/4 पहले से था, क्या है cos, तो ये आएगा साइन 4x, कहां से आ गया, ये 4x नहीं था 2x था, सॉरी, ये हमारा cos 2x अपॉन 4, तो ये बचा cos 2x, तो 1/4 बाहर है और cos 2x का sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा, sin 2x और अपॉन में 2, ये आएगा। चलिए अब अगला स्टेप देखिए, नाउ पी आई इक्वल टू 8e की पावर 2x ब्रैकेट, अब मैं इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां तक -1/2 मल्टीप्लाई होगा, देखो यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2, ये 4 है तो 4 आ जाएगा नीचे, है ना, तो माइनस का x² साइन 2x, x² साइन 2x अपॉन में 4, बोलो बात समझ में आ रही है, कितना आएगा अपॉन में 4 आएगा। यहां से देखो जरा, ये -1/2 माइनस माइनस, देखो 3 माइनस हो गए भाई, एक तो ये माइनस माइनस पहले से ही है और एक -1/2 ये मल्टीप्लाई होगा इनके साथ जाके, तो माइनस 3 बार जब माइनस आ जाता हो तो माइनस ही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो -2 से 2 कट गया, x cos 2x और अपॉन में 4 आएगा, है ना, यहां पर मल्टीप्लाई हो गया। अभी यहां पर भी करना है, तो देखो यहां पर जब करेंगे एक माइनस ये माइनस माइनस होगा प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन 2x अपॉन 8, ये बचा। अब अगले वाले ब्रैकेट में चलते हैं, इस वाले ब्रैकेट में, इस 1/2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये माइनस में ही आएगा, माइनस x cos 2x और अपॉन में 4, अपॉन में 4, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 8 आएगा, प्लस में साइन 2x अपॉन में 8 आएगा, यहां पर ये भी 8 आएगा, तो साइन 2x अपॉन में 8 आएगा, बोलो बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर अगर आप देखें तो ये टर्म देखो 2 बार आ रही है, अगर आप इसको देखेंगे एक बार ये आ रही, एक बार ये आ रही, और दोनों माइनस में है तो दोनों नेगेटिव में ऐड हो जाएंगे, है ना, माइनस साइन आएगा लेकिन दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, तो ये आ जाएगा x cos 2x अपॉन 2, और अगर आप इन तीनों को देखें, देखो ये तीनों सेम है, ये तीनों क्या है, सेम है, तो तीनों को ऐड कर देंगे साथ में, तो फाइनली हमारे पास जो पी आई आएगा, पी आई इक्वल टू 8e की पावर 2x ब्रैकेट माइनस x² साइन 2x अपॉन में 4 माइनस, देखो ये दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा x cos 2x अपॉन में 2, और इन तीनों को ऐड करोगे तो 3/8 साइन 2x आएगा। भाई यही हमारा फाइनल क्या है, पी आई है। इसके बाद आप क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देंगे। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, नाउ y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और दोनों की वैल्यू आप अपने आप पुट कर लेना, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर हमारा एकदम करेक्ट है ना, सी एफ भी और पी आई भी। तो मुझे लगता है अब आपको केस नंबर, देखो ये केस नंबर 4 का सबसे बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि यहां पर x² आ रहा था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को अप्लाई करना पड़ा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। इसके बेसिस पर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का हमारा मेथड नंबर 2 है।
ये मेथड तब अप्लाई होता है जब हमारे पास दो में से एक फंक्शन पॉलिनोमियल हो। क्या हो? पॉलिनोमियल हो। अगर यह मतलब एल्जेब्रिक हो, तो अगर दो में से एक फंक्शन एल्जेब्रिक है तो आप ये मेथड नंबर 2 अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर दो में से एक भी फंक्शन एल्जेब्रिक नहीं है तो फिर आप जो प्रॉपर मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड नंबर 1 उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन इस मेथड से क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं, गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का उसमें आपको कई बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इसमें सिर्फ एक बार करना पड़ता है, एक बार अप्लाई करने पर, है ना। चलिए, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर 3 क्वेश्चन और हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहां पर बस थोड़ी सी चीज आपको बता दूं, ये बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूजन, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, यहां से यहां तक सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर 2x था, यहां पर 4x है, बाकी एज इट इज है। इसमें थोड़ा सा अलग ये आ जाता है, इसको कैसे करेंगे, तो ये कुछ नई चीज नहीं है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। ए की पावर x का फॉर्मूला होता है e की पावर में log a x, ये फॉर्मूला होता है। मतलब आप 2 की पावर x को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 की पावर x को e की पावर में log 2 और x। उसके बाद देखो ये जब आप इनको अलग अलग करेंगे तो केस नंबर 1 का क्वेश्चन बन जाएगा, केस नंबर 1 का, जहां पर x का कोफिशिएंट कितना है log 2, तो आप d की जगह log 2 पुट कर देना और वहीं पर आंसर छोड़ देना। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो यहां पर कुछ नहीं करना, बस log की प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये तो कोई केस हमारा है ही नहीं, है, बस आपको यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, ये क्लियर है, ए की पावर x का, तो इसके लिए क्या बन जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर में log 2 x बन जाएगा। तो मुझे लगता है अब आप कर लेंगे, बाकी तो इजी क्वेश्चन है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें e की पावर x को बाहर निकाल देना, तो ये आपका केस नंबर 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, केस नंबर 3, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, क्लियर है। और ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी लास्ट में करवाया। देखो यहाँ 3 फंक्शन आ रहे हैं ना, तो जब आप e की पावर x को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर आपको x sin x में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, और यहाँ तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इजी है क्योंकि x की पावर 1 है, तो इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा केस नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। तो पीआई को कैलकुलेट करने के हमारे 4 इंपॉर्टेंट केस कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के जो 2 केस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आगे के दोनों केस आपको कराऊंगा, वहां पर हम 2-2 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 क्वेश्चन से ही आपको पूरा केस समझ में आ जाएगा, क्लियर है। चलिए, तो अभी आप यहां तक प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।